जो फौजी तर्जुमान से मंसूब बातें जो हैं वो भी रिपोर्ट हुई हैं, जहां पे उन्होंने जनरल फैज हमीद के बारे में कहा कि किस तरह से वो बहुत सियासी फौज को एक सियासी पार्टी के साथ अलाइन कर रहे थे। और जैसे कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने फौज को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया है, या उन्होंने तो नाम हिटलर का भी ले लिया। तो ये बताइए, ये मामला क्या चल रहा है? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से एक जानिब तो ये कहा जा रहा है बाद हल्कों की जानिब से कि जी वो जनरल फैज का जो ट्रायल होना था बस वो टाइट फिश हो गया और उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। हालांकि जो आपको याद होगा वो क्या डेट थी, 12 जुलाई, जी। जब आईएसपीआर ने स्टेटमेंट इशू किया था और उसमें टॉप सिटी का तो बता दिया था कि इंक्वायरी में चीजें एस्टेब्लिश हो गई हैं। एक बात तो वो थी। दूसरा ये था कि इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो वो तो जनरल बाजवा से पूछ कर आते थे और मुझसे मिलने के बाद जाकर रिपोर्ट करते थे और मेरे तो कंट्रोल में नहीं थे और वो नहीं थे। अब ये लड़ाई जो है ये खुल गई है। ये यूं समझिए कि ये सहरुखी लड़ाई जो है ये अब दो रुखी लड़ाई हो गई है। इमरान खान कामयाबी के साथ निकालते हैं सियासतदानों को बीच से, लेकिन सियासतदान कमाल ये करते हैं कि वो पीटीआई के जरिए ही वापस आ जाते हैं, कभी आईनी तरमीम के नाम पर, कभी किसी और मामले के नाम पर। तो अब वो इमरान खान उसको चूंकि दो तरफा रुख देने की कोशिश कर रहा है और वो कहते हैं कि जनरल फैज हमीद को तो पकड़ा ही इसलिए कि मुझे किया जाए। तो अब ये लड़ाई खुल गई है और अब उसूल ज़ाब्ते अगर कहीं जरूरत भी होगी तो उनको छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान भी छोड़ देते हैं, वो आगे से भी छोड़ देंगे। अदालतें भी जो है वो जो कुछ भी कर रही हैं वो सब आपके सामने है। अब हाँ। वो पिछले दिनों में मुलाकातें हुई हमारी एक मीडिया ब्रीफिंग हुई थी। और अदरवाइज भी हम, आपको पता है कि कभी कभार मिलने चले ही जाया करते हैं, तो मैंने आ, भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे थे और दोस्तों ने भी पूछे थे जनरल फैज अबीद के बारे में। तो वो और आपको ये भी याद होगा कि अफवाज पाकिस्तान ने जब जनरल बाजवा आखिरी स्पीच कर रहे थे रिटायरमेंट से 2 रोज कबल, उन्होंने ये कहा था कि फौजी क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि आइंदा सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। जी। ठीक है ना। और उस वक्त उनकी तकरीर का मैंने, आप यकीन कीजिए कि जब वो मैं तकरीर सुन रहा था तो मैंने अपने किसी दोस्त को कहा जो डिफेंस रिपोर्टर दोस्त है, मैंने उसको कहा कि जनरल बाजवा जनरल फैज से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। क्योंकि उससे पहले आपको याद होगा कि चाइनीज मॉडल की बात होती थी, कभी मलेशियन मॉडल की बात होती थी, कभी किसी और मॉडल की बात होती थी, लेकिन डेमोक्रेटिक मॉडल की बात नहीं होती थी। वो ये होती थी कि जनाब 10-30 साल का इक़्तिदार रखना है, 20 साल का इक़्तिदार बनाना है, 10 साल या 15 साल, ये तमाम साल डिस्कस होते थे। तो वो अब सारी चीजें जो हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्क भी होनी है। और ये तो नहीं हो सकता कि साबिक आर्मी चीफ को जो है वो लाकर आप कटहरे में खड़ा कर दें। इसलिए कि साबिक आर्मी चीफ का जो फैसला होता है वो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन होता है। साबिक आर्मी चीफ भी ये कर सकता है कि जाती तौर पर मिली भगत करके कुछ ना कुछ करता रहे, जैसे इमरान खान जनरल बाजवा के बारे में कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी साबिक आर्मी चीफ को एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है। ताहम जनरल फैज के हवाले से जो कहानी है कि वो डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक जगह को इस्तेमाल करते थे, कहीं इस्लामाबाद में ये जो पॉश सेक्टर्स हैं E7 वगैरह, इनमें से कोई जगह इस्तेमाल करते थे, चकलाला की कोई जगह इस्तेमाल करते थे। फिर उनके भाई ने बहुत सारी एक नेटवर्क उनका बना रखा था। कई मेरे भी एक दो जानने वाले थे उनमें, बिल्डर्स, जो काम छोड़ के इस्लामाबाद से चले गए थे तंग आकर। तो ये सारी चीज को एस्टेब्लिश कहीं ना कहीं करना है और उससे पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड करना है और हमदर्दी भी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो इस गुफ्तगू को बिल्कुल उसी तनाजुर में देखा जाए कि ये जिस तरह रोज इमरान खान अदालत में हमसे गुफ्तगू करते हुए अफवाज पाकिस्तान पे वार करते हैं और फिर आजकल हुकूमत पर भी वार करते हैं, इसी तरह जब DGISPR को मौका मिलता है या सिक्योरिटी के कुछ और लोग जब बात करते हैं तो वो फिर उनको जवाब दे रहे होते हैं। इसलिए कि जो जवाब देना होता है अता तारड़ को, अता तारड़ वो दे नहीं पाते, इसलिए कि अता तारड़ तो दीगर कामों में मसरूफ हैं। और उन्होंने आईनी तरमीम पे बात करनी है, उन्होंने हुकूमत को का दिफा करना है, जो कि वो नहीं कर पाते। लेकिन ये मामला जो है ये बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है और अफवाज पाकिस्तान जनरल फैज से खुद को डिस्टेंड करना चाहती है, मुकम्मल तौर पर डिस्टेंड करना चाहती हैं, ताकि मुस्तकबिल के लिए भी
अगर कहीं ये मुमकिन हो सके तो इन इल्जामात का रास्ता रोका जा सके। जी, वो आप बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये कॉन्टेक्स्ट जो आपने सारा बताया। लेकिन इजाज भाई, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि खैर ये तो दावे हैं ना कि वो सियासत में कोई नहीं है अभी, तो ये भी उन पर इल्जाम है कि अभी भी वो सियासत में है। सारा निजाम उन्होंने बनाया, बहरहाल वो एक अलग मामला है। मैं इसमें एक और अहम नुक्ता ये आया कि उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान को हुकूमत में लाने का जो प्लान, और फिर उनको यहाँ पे खुली छुट्टी देना जो कि जनरल फैज हमीद की पॉलिसी भी थी, उसका भी उन्होंने इल्जाम या जिम्मेदारी जो है वो इमरान गवर्नमेंट पर डाली है। अगर आप वो देखा हो आपने जो जी, मैंने रिपोर्ट हुआ है। मैंने देखा है वो। मैंने जो जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ वो सारा मैंने देखा। गो के हाँ। मैं अडयाला जेल से जरा ताखिर से बाहर निकला, लेकिन खुशकिस्मती से वो मुझे किसी ने भेज दिया, मेरे ऑफिस से लाहौर से भेजा किसी ने कि जरा इसको देख लें। तो मैंने उसको पूरा देख लिया। अब देखिए ना कि सिचुएशन क्या थी उस वक्त। इमरान खान साहब ने एक नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था और टास्क देकर उस वक्त खुद खुद इमरान खान ने भी ये तस्लीम किया था कि उन्होंने तो जो वो बात करना चाहते थे वो उन्होंने जनरल फैज और जनरल बाजवा को बता दी थी। और वो इसलिए नहीं आए थे, वो साथ के कमरे में बैठे हुए थे और उस इजलास में नहीं आए थे, अगर आपको याद हो। जी जो जी, बिल्कुल। पार्लियामेंट्री नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था। और उसमें उस वक्त मैंने इस खबर को रिपोर्ट भी किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा था कि अगर तो ये दहशतगर्द जिनको लाकर बचाया जा रहा है, अगर तो अगर ये पाकिस्तान के मफाद में है, तो मैं अपनी माँ का कत्ल भी माफ करने पर तैयार हूँ। शहबाज शरीफ ने भी जो है उस वक्त कंसर्न्स का इजहार किया था, क्योंकि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। तो जनरल बाजवा ने ये कहा था कि ये दहशतगर्दों के बच्चों का क्या कसूर है, ये तो हमारे अपने बच्चे हैं। ये भी रिपोर्ट हम्म। हुआ। ठीक है। और लेकिन उस पर जो ब्रीफिंग दी थी वो जनरल फैज ने दी थी। और बाद में जब सियासतदानों के साथ मुलाकातें हुई तो जनरल बाजवा ने उस वक्त भी अपने आप को डिस्टेंट कर लिया था जनरल फैज की उस गुफ्तगू से, और उन्होंने ये कहा था कि खान साहब ये चाहते हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए। ये जब तरीका दम एतमाद के लिए जब राब्ते हो रहे थे, ये उन दिनों की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ मागला रोड पर एक दो मुलाकातें हुई, जिसका जनरल बाजवा ने तस्करा भी किया कि वो इमरान खान का पैगाम लेकर गए थे। उन तमाम गुफ्तगू में जनरल बाजवा ने सियासतदानों को, जिसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल है, और मैंने एक मरतबा उनसे तस्दीक भी की थी। और शहबाज शरीफ से तो मिलते ही थे, शहबाज शरीफ का तो डिक्की में जाकर मिलना भी बड़ा मशहूर हुआ था। लेकिन वो उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये जो है वो हुकूमत करना चाहती है और मैं मजबूर हूँ। और ये इसको इसी तरह से जोड़ा जा रहा था कि वो जो 15 साल का प्लान था, उस हाँ। जमाने में खबरें भी छपी थी। ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। लेकिन जनरल बाजवा के ये रिमार्क्स जो हैं ये नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, क्योंकि वो सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी। और उन्होंने ये कहा था कि इनके बच्चों बीवी बच्चों का क्या कसूर है। तो ये सारी, और फिर उसके बाद आपने देखा था कि वो फंटास्टिक चाय जो है ना वो उन्होंने पी थी जाके शरीना सेना में होटल जनरल में। फैजल अचानक। और कामरान खान साहब ने ट्वीट किया था अपने, उस वक्त भी उनको सुबह 6 बजे खबर मिल गई थी कि जनरल फैज जो है ना वो पहुंच गए हैं। और आजकल वो खैर ट्वीट नहीं कर रहे उस पाए के। लेकिन वो जो है वो क्या कहते हैं वो उस वक्त भी मैंने कई लोगों से पूछा था और उनका ये कहना था कि ये इमरान खान चाहते हैं। और मैंने उसको रिपोर्ट भी किया था उस वक्त कि ये हुकूमत ये समझती है कि जो तालिबान अफगानिस्तान चले गए हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनको लाकर बसाना जरूरी है। फिर आपको याद होगा कि मुराद सईद ने स्वात में एक बहुत बड़ा मुजाहरा भी लीड किया था। और उन्होंने ये कहा था कि ये तालिबान वापस आ गए और ये हम पर चढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मुराद सईद जो है वो उस मुजाहरे के बाद उन्होंने कोई दूसरा मुजाहरा नहीं किया था, ना कोई स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि फिर इमरान खान ने उनको समझा लिया था। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त की हुकूमत ये चाहती थी कि मुज़ाकरात किए जाए। मुज़ाकरात हुए भी थे। आपको याद होगा मोहम्मद अली सैफ लेकर गए थे मुफ्ती तकी उस्मानी को। चंद और डेलीगेशंस भी गए थे और कोई फायदा नहीं हुआ था उसका। फिर आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान को भेजा था अफगानिस्तान, कि जरा सा न्यूट्रलाइज कर लें। लेकिन उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी नाकाम आए थे। राइट, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम। तो बस जनरल फैज हमीद के ये बताइए, ये तासुर भी जा रहा है कि कोई खास वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, दिखावे का ही सारा चक्कर हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो कोई, ना तो उसकी कोई तफसीलात सामने आई है कोर्ट मार्शल की, और ना ही कोई दीगर इस तरह की शवाहिद हैं
कि इसके ऊपर कोई सीरियसली काम हो रहा है, ये तासुर है। देखे ना, इससे पहले वो एक मेजर जनरल थे जावेद इकबाल, वो जो जी। अमेरिका के लिए जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए थे, उनके साथ ब्रिगेडियर रिजवान थे। जावेद इकबाल को सजाए मौत हुई थी, लेकिन फिर बादशाह वो उनकी बेगम की दरखास्त के ऊपर वो मर्सी पिटीशन आपको एक्सेप्ट कर लिया था, और सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। उनके भी जब ट्रायल चला था तो वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। आज ये जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं, खास तौर पर इस लेवल के जो केसेस होते हैं, उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। इवन के जो वकला होते हैं मिलिट्री कोर्ट में, ये प्रैक्टिस है कि मिलिट्री कोर्ट के जो वकला होते हैं वो अंडर ओथ होते हैं कि वो बाहर जाकर कोई बात नहीं करेंगे। आप चाहें तो किसी दिन हाफिज एहसान साहब से पूछ लें, वो वहां के केसेस करते हैं। जो इनामुर रहमान साहब है उनसे भी पूछ लें। वकला पाबंद होते हैं इस बात के कि वो मिलिट्री कोर्ट में जो भी मुकदमा लड़ेंगे, वो सिविलियन वकला हो या फौज से रिटायर्ड लोग हो जैसे इनामुर रहीम है, तो उन वो अंडर ओथ होते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई बाहर आकर नहीं बताएंगे और कोई बात उस हवाले से नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरी इतला ये है कि अगले 15 से 20 दिन इस हवाले से इम्पोर्टेंट है, और इतना टाइम लगता है, 2 से 3 महीने लगा करते हैं। चाहे वो ये समरी मिलिट्री ट्रायल नहीं है, ये भी याद रखने की जरूरत है। समरी मिलिट्री ट्रायल हमेशा मार्शल लॉ में हुआ करता है। ये फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल का प्रोसेस है, जिसमें वो अपने अफसर को, चूंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल बनाने पर बड़ा खर्चा लगता है, आपको पता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। वो अपने अफसर को पूरा मौका देते हैं। फिर वैसे भी लॉ में जब मैंने लॉ में एडमिशन लिया था तो जो हमें पहला सबक पढ़ाया गया था वो यही था कि एन अक्यूज इज सपोज टू बी डार्लिंग ऑफ द कोर्ट। तो वो कोर्ट तो फिर मिलिट्री कोर्ट भी है, और वो उनके तो डार्लिंग होते ही होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के अफसरान होते हैं। तो उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो अपने आप को उस इंक्वायरी में जो इल्जामात साबित कर दिए गए हैं उनसे अपने आप को बेगुनाह साबित कर लें। उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो असल केसेस है ना, वो टॉप सिटी के बाद खुलेंगे। टॉप सिटी का मुकदमा ज्यादा से ज्यादा 20-25 दिन और चलेगा, 30 दिन चल जाएगा। लेकिन उसके बाद उसका वो कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद जब उनको सजा पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बाकी मुकदमात हैं, वो जो उन्होंने कहा ना कि पोस्ट रिटायरमेंट कुछ मामलात हैं, जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां हैं, सेक्टर खिलाफ वर्जियां आर्मी एक्ट की, वो मामला तो उसके बाद चलेंगे।